तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस की हम ऑलरेडी बात इस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। पहले आप वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी के चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हमें बात करनी है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एज यूजुअल लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो लेक्चर में हमें बात करनी है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप ए कम्युनिटी फार्मेसी। सेकंड है हमारे पास साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर। नेक्स्ट वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी, डे बुक एंड कैश बुक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑडिट इन फार्मेसीज। नेक्स्ट टॉपिक एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। और लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसीज। तो वन बाय वन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, और कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब आप समझते होंगे। एक होता था हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी, जो हॉस्पिटल में होती थी, लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, जनरल लोकल एरियाज में रहता है, जनरल लोगों के लिए रहता है, ठीक है, जो कहीं पे भी ओपन हो सकती है। जैसे कि किसी शहर में ओपन हो गई, गांव में किसी लोकल एरिया में ओपन हो गई, किसी मार्केट में ओपन हो गई। तो जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल इसके आसपास हो, तो यानी कि जो कॉमन फार्मेसी होती है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके गांव में फार्मेसी कहीं पे ओपन हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती थी, जो हॉस्पिटल के अंदर ही क्या रहती थी, ओपन रहती थी। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट हमें पढ़ना है कि हमें कैसे कम्युनिटी फार्मेसी को मैनेज करना है, ठीक है। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट को, यानी कि हम जब कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करते हैं तो उसको मैनेज, उसको कोऑर्डिनेट हमें कैसे करना है। तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो डेली ऑपरेशन के बेस्ड पे होता है, ठीक है। डेली ऑपरेशन का मतलब होता है डेली चैलेंजेस के बेस्ड पे होता है। कितने पेशेंट इन है, कितने पेशेंट आउट है, ठीक है, यानी कि कितने पेशेंट आपकी कम्युनिटी फार्मेसी पे आ रहे हैं, क्या उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल यानी कि इन्वेस्टमेंट करने में क्या क्या हमें कंट्रोल करने हैं, कैसे हमें अपने बिजनेस को सेटअप करना है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, कस्टमर को कैसी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने में हेल्प करती हैं कम्युनिटी फार्मेसी को। अगर आप इन पे ध्यान रखते हो तो डेट मीन्स आपकी जो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है वो बेटर है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजर, यानी कि जो उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है, जैसे कि चाहे वो इन्वेंट्री कंट्रोल हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या फिर चाहे वो कोई स्टाफ के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई कस्टमर सर्विसेज हो। तो इस सारी चीजों को हैंडल करने वाला जो मैनेजर है, यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो फार्मेसी है उसमें इफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन करे, ठीक है। यानी कि उसका मैनेजर का काम है कि भाई जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो अच्छे से सही ढंग से रन करे, सही से चले, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या है, पर्टिकुलर देखिए पेशेंट्स के साथ भी कांटेक्ट रखना पड़ेगा, पेशेंट्स के साथ भी मिलना पड़ेगा। उसके बाद सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, अपनी जो फार्मेसी है उसमें मेडिसिन भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करके चलना पड़ेगा। तो दैट इज कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप ए कम्युनिटी फार्मेसी। अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी किसी भी जगह पे आप खोलते हैं तो उसको सेटअप करने के लिए हमें कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। अब क्योंकि आप डी फार्मा के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे पीसीआई से आप अप्रूव होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, आपके पास पीसीआई से अप्रूव एक लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, तब आप अपना क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो पीसीआई के अकॉर्डिंग
टाइमिंग यहाँ पे सेट की गई है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन होना नेसेसरी है। उसके बाद किस लोकेशन पे आप खोलते हैं, क्योंकि लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है कम्युनिटी फार्मेसी के सेटअप पे। ठीक है, तो लोकेशन कैसी है वो आपको मैनेज करनी है। भाई हाई स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, या फिर गांव में आप किसी विलेज में आप ओपन करते हैं, या फिर कोई कस्बा है, या फिर कोई सिटी है, मार्केट है, तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट वहां पे आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट आप रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट हैं या नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद ड्रग स्टोरेज, आपके पास प्रॉपर कैपेसिटी की ड्रग स्टोरेज है कैपेसिटी। ठीक है, तो ड्रग स्टोरेज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पास कोई पेशेंट आता है, फिर वो उसने जो मेडिसिन मांगी है वो आपके पास नहीं है, वो खाली आ जा रहा है, तो दैट इज रोंग। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। डिस्पेंसिंग का हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग, कितनी मेडिसिन आप लेके आए हैं, कितनी मेडिसिन आपने पेशेंट्स को दी हैं, एक दिन में कितना आपका टर्नओवर होता है। नेक्स्ट इसमें आता है एडरेंस टू रेगुलेशन, यानी कि जो भी रूल रेगुलेशन पीसीआई के अकॉर्डिंग है वो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनको फॉलो करें। एडरेंस का मतलब होता है पालन करना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए किस टाइप से आप साइट का सिलेक्शन करें। यानी कि ये वाला सिलेक्शन आप किस टाइप से करें कि भाई फार्मेसी आप कहाँ पे ओपन करें जो फार्मेसी अच्छे से चले। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस ले लीजिए आप, चाहे कोई परचून की शॉप भी अगर ओपन करते हैं, तो आप पहले देखते हैं कि आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे अपनी फार्मेसी ओपन कर रहे हैं जहाँ पे लोग दूर दूर तक नहीं है, तो वहां पे आप कितनी भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन रख ले, वहां पे कोई भी पर्सन नहीं आएगा। तो साइट सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक की फैक्टर है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि अगर आप अपनी कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करते हैं तो किस किस टाइप से आप साइट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। यदि आप अपना जो कम्युनिटी फार्मेसी है, यदि आप किसी हॉस्पिटल्स या फिर किसी नर्सिंग होम के बराबर में आप खोलते हैं, जहाँ पे आपका क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स जो है अपना मूव करते हैं, मतलब हॉस्पिटल से मूव करते हैं, तो हॉस्पिटल के पास अगर आप फार्मेसी ओपन करते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जो पेशेंट हॉस्पिटल से निकले हैं वो आपकी फार्मेसी पे ही जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा वो लेके आपकी फार्मेसी पे आएंगे, आपका जो ड्रग सेल है वो ज्यादा होगा। और सेकंड ऑप्शन ये भी है कि कुछ आज के टाइम में कुछ पर्सन ऐसा भी करते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डॉक्टर जो भी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उनसे बात कर लेते हैं, या फिर जो नर्सिंग होम में है तो उनसे बात कर लेते हैं डॉक्टर से कि भाई अगर आपके यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं तो आप हमारे ही मेडिकल स्टोर पे उनको रेफर करें। तो ये भी क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है कि आप डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डॉक्टर से बात कर लें। तो दो टाइप से हमें यहाँ पे बेनिफिट है अगर हम किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के बराबर में अपना मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं। सेकंड इसमें है ड्रग स्टोर मार्केट। अब बहुत सारी सिटीज हैं जहाँ पे एक कॉमन प्लेस बना दिया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टोर ओपन होते हैं, जिसको आप बोलते हो दवा बाजार। ठीक है, यहाँ पे आपको हर टाइप की मेडिसिन आपको मिलेगी, यानी कि आप अगर एज ए पेशेंट है तो आपको एक दवाई के लिए कहीं और या दूसरी दवाई के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं पेशेंट्स जो है वो सुटेबिलिटी के लिए एक ही लोकेशन पे क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे दवा बाजार हो गया, तो उनको पता है कि सारी दवाई आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यानी कि आप ऐसे मार्केट में भी आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि पेशेंट आते ही आते हैं। तो दवा बाजार क्या है, एक मार्केट हो गई जहाँ पे दवाइयां मिलती हैं, तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, मेनली यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे रिटेल ड्रग स्टोर वहां पे रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि इधर उधर जाने से अच्छा है आप एक ही जगह आपको सारी दवाइयां आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी आपको ये बेनिफिट है। साइट सिलेक्शन में नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी कि आप वहां पे अपने फार्मेसी ओपन कर सकते हैं जहां पे लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है। जैसे कि हो गया भाई नियर बाई ऑफिस हो गया, या फिर पार्किंग के पास हो गया। तो इस टाइप में अगर ओपन आप करते हैं फार्मेसी, तो वहां पे क्या रहता है, लोगों का आना जाना रहता है, तो वहां पे भी आप एक अट्रैक्शन वाला पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द बेस्ट वे इज टू सेलेक्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ रोड वेयर सुटेबल पार्किंग प्लेस इज अवेलेबल। यानी कि आप सबसे पहले देखें कि कहाँ पे पार्किंग प्लेस अवेलेबल है।
ठीक है, रोड के लेफ्ट साइड है या फिर रोड के राइट हैंड साइड है। और कुछ में क्या होता है, कुछ में होता है कि भाई जो मेडिकल स्टोर है वो जो हमारी रोड है, रोड के लेफ्ट साइड है, राइट में कोई नहीं है, तो आप वहां पे भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोगों को रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। फिर हम कर सकते हैं कि पार्किंग के पास हम इसमें ओपन कर सकते हैं, जहां पे लोगों का आना जाना रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि जो लोग हैं, जो ऑफिस साइट है, वहां पे भी हम अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वहां से भी लोगों का आना जाना रहता है। ठीक है, उसके बाद वन वे ट्रैफिक शुड बी अवॉइडेड, लोकेशन नियर ट्रैफिक सिग्नल हैव टू फेस द पार्किंग प्रॉब्लम, यानी कि वन वे ट्रैफिक में हम लोग अवॉइड करते हैं और नियर बाय ट्रैफिक सिग्नल भी हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या रहता है, पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है, फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इसमें आते हैं नियर बाय कॉमन रिक्वायरमेंट, जैसे कि होटल हो गया, स्कूल हो गया, सिनेमा हो गया, प्लेग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, लोगों का आना जाना रहता है, तो यहाँ पे भी अगर हम फार्मेसी ओपन करते हैं तो डेट इज बेटर आइडिया। ठीक है, उसके बाद बिजनेस लोकेलिटी। बिजनेस लोकेलिटी का मतलब होता है कि हम अगर अपना मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको इतना मॉडर्न या हाईटेक बना सकते हैं कि लोगों थोड़ा सा अट्रैक्शन मोड आ जाए लोगों में, कि नहीं, यहाँ पे तो हमारे जो मेडिसिन है वो 100% मिलेगी। तो आप अपनी शॉप को थोड़ा मॉडर्न बना सकते हैं, हाईटेक बना सकते हैं, तो लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और वहीं आपकी शॉप पे आएंगे। लेकिन डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि आप मॉडर्न और हाईटेक बना रहे हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो ज्यादा होगा, डेफिनेटली सी बात है। ठीक है, लेकिन बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए हमें ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर, यानी कि जब आप अपनी फार्मेसी ओपन करते हैं तो फार्मेसी का डिजाइन कैसा होना चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, कैसी उसकी दीवारें होनी चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, सीलिंग कैसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या है कि पेशेंट थोड़ा सा क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो आपकी ऐसी पर्टिकुलर मॉड्यूलेट क्या होना चाहिए, शॉप होनी चाहिए, लगे कि हाँ भाई सारी मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जनरल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन जो है हॉस्पिटल फार्मेसी का, वो डेफिनेटली सी बात है कंसीडर करता है। और इसका जो पर्टिकुलर साइज होना चाहिए वो प्रॉपर क्या है, इसकी जितना भी पीसीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पीसीआई के जो रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग आपका साइज होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से। उसके बाद इन्वेंट्री मूवमेंट कैसा होना चाहिए, वर्क प्रोसेस कैसा होना चाहिए, सारी एक्टिविटीज आपके दिमाग में पहले से ही सेट होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इक्विपमेंट क्या क्या फिक्स्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आप इक्विपमेंट एक जगह रख रहे हो, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह रख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बल्क सप्लाईज होनी चाहिए। वन बाय वन के भी हम आगे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या है, बल्क सप्लाईज क्या है। उसके बाद जो डेंजरस ड्रग है उनके लिए अलग स्पेस होना चाहिए, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अगर है उनके लिए अलग स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर पोर्टेबल मेडिकल गैस सिलेंडर होना जरूरी है, रेफ्रिजरेटर होना जरूरी है, कोल्ड चेन आइटम्स होना जरूरी है। तो यानी कि इन सब के लिए हम कैसे अपने फार्मेसी को डिजाइन करवाएं जो ये अच्छे से सेटअप हो जाए, कैसे उसका इंटीरियर करें। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है स्ट्रक्चर डिजाइन, जिसमें आप देखते हैं कि आपकी फार्मेसी की वॉल यानी कि दीवारें कैसी होनी चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, सीलिंग कैसा होना चाहिए, रूफ कैसा होना चाहिए, जो डोर है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, विंडो कैसा होना चाहिए। यानी कि आपको जो मॉड्यूलेट कराना है, आपको जो डिजाइन इंटीरियर कराना है, वो ऐसा कराना है कि ना आपको डिस्कम्फर्ट हो और ना पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो। और जो भी हम डिजाइन कराते हैं, जो भी इंटीरियर कराते हैं, वो फार्मेसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट इसमें आते हैं रिसीविंग एरिया। रिसीविंग एरिया का मतलब यानी कि जहाँ पे आप मेडिसिन को रिसीव करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग करेंगे। ठीक है, रिसीविंग काउंटर जहाँ से पेशेंट रिसीव करेंगे, उसके बाद अनपैकिंग एरिया या फिर होल्डिंग एरिया, ये सारा किसमें आता है, रिसीविंग एरिया। तो इन प्रॉपर एरिया के लिए भी आपको प्रॉपर स्पेस देना है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत क्राउड है, बहुत घिचपिच हो रही है बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर स्पेस आपके पास होना चाहिए। तो जैसे लोडिंग अनलोडिंग एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, लोडिंग और अनलोडिंग एरिया के लिए प्रॉपर एडवोकेट स्पेस होना जरूरी है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से लोड कर सके और अनलोडिंग कर सके। कोई भी मटेरियल अगर आता है तो प्रॉपर व्हीकल हाइट हो आपके पास होना जरूरी है, जिससे कि आप एक स्पेस से दूसरी स्पेस उसको क्या कर सके, जगह पे ट्रांसफर कर सके। तो प्रॉपर स्पेस होना इसमें जरूरी है। रिसीविंग काउंटर का मतलब है कि आप जैसे पेशेंट है, तो पेशेंट क्या करेंगे, आपके काउंटर से मेडिसिन से रिसीव करते हैं, लेकिन एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा
पेशेंट है तो आपके पास प्रॉपर एक स्पेस होना जरूरी है जहाँ पे जो पेशेंट्स है वो वेट भी कर सके, सुटेबल फर्नीचर होना जरूरी है, इक्विपमेंट होना जरूरी है, भाई प्रॉपर फैन होने चाहिए, प्रॉपर लाइट्स वगैरह होनी चाहिए। तो यानी कि अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा पेशेंट्स आते हैं तो वहां पे भीड़ भाड़ का माहौल ना हो और एक इतना स्पेस होना चाहिए कि वो आराम से वेट कर सके। ठीक है, उसके बाद है सॉर्टिंग और अनपैकेजिंग एरिया, यानी कि जब आप मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, होलसेल से मंगाते हैं, तो आपका जो उनको अनपैक करने का एरिया होता है वो अलग होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए उस प्रॉपर एरिया में कि प्रॉपर तरीके से क्या है कि जो भी गुड्स है, जो मटेरियल्स है वो अनपैक्ड हो जाए और उनको एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, कि प्रॉपर शेड्यूल्स में है नहीं है, या प्रॉपर आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए थे उतना है या नहीं है, एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपके पास एक अलग स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिस्प्ले पे ही वो सारी चीजों को अनपैक कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपके पास सफिशिएंट स्पेस होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है होल्डिंग एरिया। होल्डिंग एरिया का मतलब क्या है कि जहां पे आप स्टोर करते हैं, जहां पे आप क्या है, अगर सपोज करो आपने एक पूरा स्ट्रिप का बॉक्स मंगाया तो जरूरी तो है नहीं कि आप वो पूरा बॉक्स जो स्ट्रिप्स है वो आप डिस्प्ले पे लगा देंगे, आपको उतना ही डिस्प्ले पे मेंशन करना है जितना नेसेसरी है। तो बाकी एक एरिया ऐसा होना चाहिए जहां पे आप उसको स्टोर करके रख सके आइटम्स को, ठीक है, मटेरियल्स को आप क्या है स्टोर करके रख सके। तो एक प्रॉपर स्पेस आपके पास ऐसा होना चाहिए। तो जब भी आप रिसीव करते हैं प्रोडक्ट को तो आप एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लें, ठीक है, बिफोर रिसीविंग और क्लैरिफिकेशन, क्योंकि उससे क्या है कि एक बार आप अपने मतलब इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि एक बार आप उसको चेकआउट कर ले कि प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल है या नहीं। उसके बाद पैलेट्स, पैलेट्स का मतलब होता है जो आप एक फ्लोर खराब ना हो तो उसके लिए आप एक मैट बिछा सकते हैं, अच्छा लगे इसके लिए आप एक मैट बिछा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है अट्रैक्शन इज वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है डिस्पोजल रूम। डिस्पोजल रूम का मतलब है कि जो आपने मटेरियल मंगाया है, जो गुड्स आपने मंगाया है, ठीक है, तो उसके खाली बॉक्स होंगे तो उनको कैसे आपको डिस्कार्ड करना है। तो एक डिस्पोजल रूम होना जरूरी है जिसमें आप जैसे यूज्ड बॉक्स हो गए, स्ट्रिप के खाली पत्ते हो गए, खाली जो स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, प्लास्टिक कवर्स हो गए, तो उसके लिए भी आप एक अलग से स्पेस डालें जहां पे आप अपना कोई भी डिस्कार्ड आइटम वहां पे आप रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया यानी कि जैसे मेडिसिन हमें अपनी फार्मेसी में रखनी है तो किस किस टाइप से हमें स्टोरेज एरिया बनाना है। तो सबसे पहला आता है जनरल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, जहाँ पे आप जनरल मेडिसिन रखते हैं, कॉमन मेडिसिन रखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है एक रैक वगैरह चाहिए होती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस होना जरूरी है। उसके बाद डेंजरस ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस स्टोर, इस टाइप की जो मेडिसिन होती है जैसे साइकोट्रोपिक हो गई या कोई अदर डेंजरस, कोई निकोटिनिक हो गया, ठीक है, नार्कोटिक सब्सटेंस हो गए, तो ये हम जनरल मेडिसिन में नहीं रख सकते, तो हमें इनके लिए एक अलग स्पेस बनाना नेसेसरी है, क्योंकि वो क्या है बंद रहती है, लॉक्ड रहती है, तो इस टाइप से हमें बनाना जरूरी है। उसके बाद कोल्ड रूम, और जहाँ पे हम क्या कर सके रेफ्रिजरेटर या फ्रिज हम रख सके अपना, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेडिकल स्टोर में एक रेफ्रिजरेटर होना नेसेसरी है। अकॉर्डिंग टू पीसीआई इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड स्टोर, यानी कि आईवी जो हमारे फ्लूइड होते हैं उनके लिए भी एक स्टोर अलग से होगा, रैक अलग से होगी, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर स्टोरेज कैपेसिटी होना जरूरी है। उसके बाद आता है सर्जिकल स्टोर, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए एक प्रॉपर स्टोर होना जरूरी है। तो जब आप फार्मेसी बनाते हैं तो हर मेडिसिन, हर कैटेगरी की मेडिसिन के लिए आपके पास अलग अलग स्टोर होना, कैपेसिटी होना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको दो इंटीरियर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये फार्मेसी का इंटीरियर है कि इस टाइप से आप अपना बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है इनकमिंग स्टोरेज है और आउटगोइंग स्टोरेज है, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा मटेरियल हमारा आता है तो हमें उसको कहाँ पे रखना है और उसके बाद उसको वर्क करने के बाद उसको कैसे आउटगोइंग करना है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपको दिख रहा है ये इंजेक्टेबल ड्रग हो गया, एक्सटर्नल यूज हो गया, ठीक है, स्टूपेफाइंट्स हो गए, मटेरियल हो गए, ये सारे क्या है रैक है, ठीक है। तो जब आप फार्मेसी अपना ओपन करते हैं तो आप इस टाइप से रैक बना सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के लिए एक अलग स्पेस आप रख सकते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग है जो उसके लिए अलग रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ये मटेरियल वाइज एक्सटर्नल यूज के लिए आप अलग रख सकते हैं। तो ये जितने भी आपके दिख रहे हैं ऑरल ड्रग के लिए आप अलग रख सकते हैं, तो आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज फॉर इम्पिटी बॉक्स एक अलग से आप स्टोर बनाएंगे।
ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, आउट गोइंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या है, ये वर्किंग एरिया है जहाँ पे पेशेंट होंगे, फार्मासिस्ट की यहाँ पे डेस्क होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विंडो हो गया। ठीक है, जहाँ से आपके जो पेशेंट है वो मेडिसिन लेने आएंगे। तो ये क्या है, ये वर्किंग एरिया है। और यहाँ पे क्या होगा, जो फार्मासिस्ट है उसकी डेस्क होगी। ठीक है, एक यहाँ पे सेकेंड इंटीरियर है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग स्टोरेज होगा, रेफ्रिजरेटर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गई, ये रैक आ गई। तो रैक को आप कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं आपके अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें आप ऑरल और स्टोरेज, ठीक है, ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। यहाँ पे ये मटेरियल, ये सब क्या है, रैक है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज फॉर इम्पटी बॉक्स, यानी कि यहाँ पे आपको एक स्टोरेज आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपने रैक रखा है मटेरियल के लिए, फिर आपने रैक रखा है इंजेक्टेबल ड्रग के लिए, इन्फ्यूजन सॉल्यूशंस के लिए। बीच में हमारा क्या रहता है, वर्किंग एरिया रहता है। और साइड में हमारा क्या रहेगा, डेस्क रहेगा, विंडो रहेगी, जहां से हमारे पेशेंट्स जो है वो मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये कुछ इंटीरियर का डिजाइन है जो आप अपनी फार्मेसी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट। देखिए, वेंडर का मतलब आपको पता होगा, आपने को भले ही ये नाम थोड़ा नया लग रहा है, लेकिन वेंडर का मतलब होता है सप्लायर। अब हम लोग फार्मेसी अपना ओपन कर चुके हैं, जो भी हमें अपना शॉप वगैरह सिलेक्शन कर लिया साइट का, उसके बाद उसमें फर्नीचर डला लिया है, ठीक है, टाइल्स लगा दिया, रिनोवेशन करा लिया, तो सारी चीजें हो गई है। लेकिन अब हम खाली तो शॉप दिखाएंगे नहीं फार्मेसी में, तो फार्मेसी के लिए नीड है मेडिसिन की। अब मेडिसिन हम कैसे मंगवाएंगे, किसी सप्लायर से बात करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी बराबर वाले जो आपका कांटेक्ट में हो, कोई फार्मेसी वाला, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई आप मेडिसिन कहाँ से मंगवाते हैं। तो वेंडर का मतलब यहाँ पे होता है सप्लायर। ये वेंडर जो है थोड़ा अननोन है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सप्लायर। तो यानी कि हमें सप्लायर का सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि हमें क्या है, सारी चीजें देखना है। भाई कौन सा सप्लायर टाइम पे डिलीवरी कर रहा है, कौन सा सप्लायर आपको बेनिफिशियली प्रोडक्ट दे रहा है, कौन सा सप्लायर कम अमाउंट में आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो पहले आप 3-4 सप्लायर को आप फोन कांटेक्ट करेंगे, आप पूछेंगे कि भाई अपनी कोटेशन भेज दीजिए, कौन कौन से प्रोडक्ट का क्या रेट है वो आप मुझे भेज दीजिए। उसके बाद जो कम रेट में मेडिसिन से देगा उसको आप डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हमें पढ़ना है वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट, यानी कि फिर हमें क्या करना है, ऑर्डर। तो वेंडर सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वेंडर सिलेक्शन है जो, वो क्या है, हमारा सप्लायर है। तो जब भी हम सप्लायर को देखते हैं तो डेफिनेटली सी बात है, हम ऐसा सप्लायर देखेंगे जो हमें भी बेनिफिट्स हो। ठीक है, उसके बाद हम बेस्ट सप्लायर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें बेस्ट सप्लायर ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो फार्मेसी, जो बहुत सारी फार्मेसीज हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई आप कहाँ से मंगाते हो। ठीक है, उसके बाद आप सप्लायर को चूज करते हो। उसके बाद जो कोटेशन है आप उससे मंगवाते हो कि भाई मुझे ये मेडिसिन चाहिए, आप मुझे रेट लिस्ट भेज दीजिए। ठीक है, तो इसमें यही होता है। इसमें मेनली क्या है कि सेलेक्टिंग द बेस्ट सप्लायर टू मीट द फार्मेसी नीड, जो आपकी फार्मेसी में नीड है। ठीक है, एंड प्लेसिंग ऑर्डर विद द चूज इन वेंडर, यानी कि जो भी आपने चूज किया है सप्लायर, आप उसको बोले कि आप वो टाइम से क्या करें, अपना प्रोडक्ट का डिलीवर करें। ठीक है, मेडिकल सप्लाईज जो भी जितनी भी हैं वो भी उनको करें, और रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, आइटम्स यानी कि कौन कौन से आइटम्स आपको चाहिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिसमें हम वेंडर का सिलेक्शन करते हैं, और क्या हमें ऑर्डर करना है, किस रिक्वायरमेंट में हमें ऑर्डर करना है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो क्योंकि फार्मेसी हमने ओपन कर ली है, सारा कुछ हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, मेडिसिन के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहला है डिटरमाइन द फार्मेसी नीड। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने जो न्यू फार्मेसी ओपन की है उसमें नीड्स क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सारी मेडिसिन आप एकदम से भर देते हो अपने फार्मेसी में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो नीड्स है, ठीक है, जो जनरल मेडिसिन है, जैसे कि सिरप हो गया, पेन किलर्स हो गई, फीवर की जो टैबलेट्स होती है, मतलब जो बहुत कॉमन टैबलेट है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले, सबसे पहले फार्मेसी में वो मंगाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, वो होता है कि फार्मेसी की नीड क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको बनानी है। तो आप एक लिस्ट बना लेंगे कि भाई ये मेडिसिन मुझे इतनी क्वांटिटी में मंगानी है। और जब भी आप कोई नई शॉप, कोई नई फार्मेसी ओपन करते हैं, तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट रहता है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी मेडिसिन आपने स्टॉक में मंगा ली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जैसे ही आप एक लिस्ट बना लेते हैं,
उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, मेडिकल सप्लायर्स को भेजते हैं कि भाई मुझे ये मेडिसिन चाहिए, आप मुझे बता दीजिए मुझे कितने में ये पड़ेंगी, कितना रेट है। तो आप क्या करेंगे, जैसे 3-4 अगर सप्लायर को आप चूज करते हो तो आप 3-4 सप्लायर को भेजोगे। उसके बाद जो भी आपको बेस्ट कोटेशन देगा, बेस्ट आपको रेट लिस्ट देगा, उसी के पास आप उसको टाइमली क्या करेंगे, भिजवा देंगे। तो सबसे पहला देखा जाता है कि फार्मेसी की नीड क्या है। सेकेंड इसमें आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लायर, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सप्लायर। पहले हमने देख लिया कि भाई हमें कौन कौन सी मेडिसिन मंगानी है, हमारी फार्मेसी में कौन कौन सी मेडिसिन की नीड है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपको मंगाने हैं, जो भी है। और उसके बाद सेकंड फिर आप देखते हो, आपने वो जो भी आपकी नीड्स थी वो आपने क्या की, डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स को भेज दिया। ये नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो आपके रिसर्च है, जो आपकी नेटवर्किंग है, जैसे ऑनलाइन आप देख सकते हो या किसी अदर फार्मेसी में बात कर सकते हो, फार्मासिस्ट से बात कर सकते हो, या फिर किसी इंडस्ट्री में अगर कोई जान पहचान है तो आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जितना भी नेटवर्क है, आप वहां पे सारे सप्लायर से आप बात करें, जो भी आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन देते हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें कौन सा सप्लायर मंगाना है, तो उसके लिए इवोल्यूशन करना पड़ेगा हमें। तो इवोल्यूशन किस बेस पे आप कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी, मेडिसिन की क्वालिटी कैसी है, प्राइसिंग रेट क्या है, डिलीवरी टाइम एक्यूरेट है नहीं है, ठीक है। तो इन कुछ फैक्टर्स पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सप्लायर को इवोल्यूट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर। जैसे ही आप उसको इवोल्यूट करते हो, यानी कि इवोल्यूशन का मतलब है कि भाई आपके पास 5-6 सप्लायर हैं, आपने उनसे पूछा, उनसे उनकी क्वालिटी के बारे में पूछा, ठीक है, प्राइसिंग डेट के बारे में पूछा, डिलीवरी टाइम क्या है, ये सारी चीजें पूछे। तो बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन, जैसे ही आप इवोल्यूशन हो जाता है कंप्लीट, आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट सप्लायर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उससे मिल सकते हैं, अपनी नीड्स बता सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको हैं और क्या क्या आपको मंगवाना है। तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इवोल्यूशन के बाद उसके बाद है निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट होना डेफिनेटली सी बात है, जरूरी है। तो वंस द फार्मेसी हैज सेलेक्टेड द सप्लायर, जैसे ही आप क्या करते हैं, सप्लायर को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके साथ आपका क्या हो जाता है, निगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें मेनली कुछ टर्म एंड कंडीशंस रहते हैं, कुछ एग्रीमेंट रहता है, जैसे कि प्राइसिंग के बारे में, ठीक है। निगोशिएट का मतलब होता है कि एक बार अगर आपने प्राइसिंग लिस्ट में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते हो, हाँ ना, मतलब नहीं, आप डिलीवरी कैंसिल नहीं कर सकते हो। उसके बाद डिलीवरी टाइम के बारे में आपने एग्रीमेंट बनवा लिया, पेमेंट टर्म के बारे में आपने एग्रीमेंट बनवा लिया, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, तो आप दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा, जिससे आपको भी कोई लॉस ना हो और जो सप्लायर्स है उनको भी कोई लॉस ना हो। नेक्स्ट इसमें आता है प्लेस ऑर्डर, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, निगोशिएट होगा, ठीक है। निगोशिएट का मतलब है कि भाई इसके बाद आप कोई भी पेमेंट आप कम नहीं करवाएंगे। निगोशिएट का मतलब होता है कि भाई जब आपने कोई भी पेमेंट आपने चूज कर ली, जैसे एक मेडिसिन का जो प्राइस है वो 50 रुपए है, निगोशिएट, उसके बाद आप कम नहीं करवा सकते हो। तो फिर उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस होगा, ठीक है, जो भी आपने सप्लायर सेलेक्ट किया है, और टाइम पे होगा। उसके बाद ट्रैक ऑर्डर एंड परफॉर्मेंस, आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पे है, किस जगह तक अभी पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर्स से आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद फिर जो भी उनकी टर्म और डिलीवरी टाइम है वो आप अगर एग्रीड हैं, ठीक है, क्वालिटी अगर अच्छी है, तो आप इसको आगे भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ट्रैक ऑर्डर और परफॉर्मेंस का मतलब होता है सप्लायर का परफॉर्मेंस कैसा है और ऑर्डर आपका टाइम पे आया है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। अब देखिए, हम स्टार्टिंग से इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चले थे। पहले हमने फार्मेसी बनाई, फार्मेसी बनाने के लिए क्या क्या होता है, साइट का सिलेक्शन किया, ठीक है, उसके बाद डेकोरेट किया, उसके बाद जो भी नेसेसरी मेडिसिन थी वो मंगवाई है। अब एक बिजनेस को, चाहे वो फार्मेसी है या फिर आप कोई अदर बिजनेस भी अगर करते हो, तो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का अपने आप में एक बहुत ज्यादा इसेंशियल पार्ट है किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल करते हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम फुलफिल करते हैं। तो जब भी कोई फार्मेसी ओपन करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारी मेडिसिन आप एक साथ ले लोगे, ठीक है। आप सबसे पहले देखोगे कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन जरूरी हैं, फिर आप देखोगे कि लोगों की डिमांड क्या है उस टाइम पे, फिर वहां पे देखोगे कि भाई यहाँ के लोग कैसे हैं, बहुत पुअर है, कोई हाई क्वालिटी की हाई रेंज में मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे फैक्टर आते हैं, ये आते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। और इन्वेंट्री
कंट्रोल मेथड में बहुत सारे मेथड्स आते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है एक इसेंशियल एस्पेक्ट है जो हमारे फार्मेसी को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है, रिड्यूस कॉस्ट, ये हेल्प करता है रिड्यूस कॉस्ट में, मिनिमाइज वेस्ट में, ठीक है। और उसके बाद इंश्योर दैट द फार्मेसी हैज द नेसेसरी मेडिकेशन एंड सप्लायर ऑन हैंड टू मीट द नीड ऑफ पेशेंट। यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वही कोई पेशेंट है और उसको कुछ मेडिसिन की नीड थी और कॉमन मेडिसिन थी और वो उसको आपके पास नहीं थी तो वो चला गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम अपने फार्मेसी को मैनेज करते तो डेफिनेटली हमारा जो बिजनेस है फार्मेसी का वो डेफिनेटली इंप्रूव होता है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड में कुछ पर्टिकुलर एक फैक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स या आप टाइप्स भी बोल सकते हो। सबसे फर्स्ट इसमें आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपने एचसीपी में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है, सपोज कीजिए आपने पैरासीटामोल के 5 स्ट्रिप्स आपने आज की डेट में मंगवाई है, ठीक है। उसके बाद 4 आपकी क्या हुई हैं, आपका सेल हो गई हैं, बिक गई हैं। उसके बाद आपके पास कितना बचा, 1। तो हमारा स्टॉक खत्म ना हो और कोई भी पेशेंट जो है, कस्टमर जो है वो वापस खाली हाथ ना जाए, तो आप पहले से स्टॉक मंगा लोगे, ठीक है। लेकिन पहले से स्टॉक मंगा लोगे इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आप जो नया स्टॉक आए उसमें से मेडिसिन दे, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप वो जो पुराने वाला स्टॉक है उसको आप खत्म करेंगे, उसके बाद फिर जो नया स्टॉक आया उसको फिर आप सेल करेंगे। तो इसमें यह है कि जो फर्स्ट इन आया है, यानी कि जो फर्स्ट आया है वही सबसे पहले आउट भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज की डेट में अगर कोई स्टॉक मंगाया है और प्रीवियस भी आपका पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आप प्रीवियस को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आप आज वाला स्टॉक यूज करेंगे। उसके बाद है मिनिमम मैक्सिमम मेथड। मिनिमम मैक्सिमम मेथड में होता है कि आप एक रेंज बना ले कि भाई मिनिमम अगर इतना होगा तो मैं इतना मंगाऊंगा, और मैक्सिमम आपका क्या है, लेवल क्या है, कितने मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको मंगाना है। तो एक एवरेज आप सेट कर लें अपने बजट के अकॉर्डिंग। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस का मतलब है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल क्या होता है कि आप अपने जो भी आपका क्या है बिजनेस है, जो भी फार्मेसी में आपका मेडिसिन है, ठीक है, तो आप उनको ऐसे कंट्रोल में रखें कि वो हमेशा आपको सेव रहे कि कौन सी आपकी फार्मेसी से कौन सी मेडिसिन खत्म हो रही है, कौन सी मेडिसिन आपको मंगानी है। क्योंकि एक फार्मेसी का रूल आपने ये भी देखा होगा कि बिजनेस जब आप करते हैं, फार्मेसी जब आप ओपन करते हैं तो कोई भी मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए, आपके पास इतना स्टॉक रहना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट आते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना डिलीवरी टाइम है, कितने टाइम में आपका न्यू स्टॉक आएगा, तो आपको उतना कंट्रोल करके रखना है। उसके बाद है कंटिन्यूस रिव्यू मेथड, यानी कि आप रोज डेली या फिर हफ्ते में आप देखते रहें अपना जो फार्मेसी में मेडिसिन है कौन सी मेडिसिन खत्म होने वाली है या फिर कौन सी मेडिसिन आपको मंगानी है, तो ये सारी चीजें आप रिव्यू करते रहें। उसके बाद है बार कोडिंग एंड स्कैनिंग। आजकल क्या है, ऑनलाइन सारी चीजें होती हैं, तो आप अपने सिस्टम में भी साथ के साथ अपडेट करते रहें। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो हमें बता देते हैं कि ये वाली मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर से खत्म हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उन मेडिसिन का बारकोड स्कैन करना पड़ता है। तो स्कैनिंग मेथड से हम समझ सकते हैं कि हमारे फार्मेसी में कितने प्रोडक्ट हैं, कितना हमें मंगाना है, कितना नेसेसरी है। उसके बाद इसमें होता है ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में भी क्या होता है, यही होता है कि जैसे ही आप स्कैन करके आप चीजों को लगाते हैं, अपने फार्मेसी में लगाते हैं, तो जो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं, कि आपको बताते रहते हैं कि भाई कितनी चीजें आपको नेसेसरी है और कितना आपको आगे मंगाना है, कितना अभी फिलहाल स्टॉक में है। तो ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या है, आपका सॉफ्टवेयर रिलेट है। तो जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है वो फार्मेसी जैसे बिजनेस को, या फिर आप किसी भी बिजनेस की बात कर लीजिए, तो क्योंकि हम यहाँ पे फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो फार्मेसी में क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, राइट मेडिकेशन और मेडिकल सप्लायर्स के लिए ये बहुत ज्यादा होता है। सेकंड इसमें होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता ही है एक लिमिटेड स्टॉक रखने के लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि भाई आपने इतना ज्यादा स्टॉक फुलफिल कर लिया कि वो आप ही के मेडिकल स्टोर में रखे हुए क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, सेल हो नहीं रही है, या फिर कम भी नहीं होना चाहिए। तो जो प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है ये क्या करता है, स्टॉक आउट रिस्क को रिड्यूस करता है, ठीक है, ना ज्यादा ना फिर ज्यादा कम।
ठीक है। मिनिमाइज वेस्ट, वेस्ट होने को मिनिमाइज करता है, क्योंकि इतना अगर आप भर लोगे अपने मेडिकल स्टोर में मेडिसिन को कि भाई अब वो एक्सपायर हो गई हैं, तो वो क्या होगी आपके लिए टोटली वेस्ट होंगी। तो ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है वेस्ट को। ठीक है। अगर आप इसको इसके जो पर्टिकुलर और टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करके चलते हो तो आपका क्या है, वेस्ट जो है वो मिनिमाइज होगा। ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके कस्टमर्स है, आपको पता चलेगा कि कस्टमर्स की नीड क्या है। ठीक है। आपकी फार्मेसी में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। तो आप प्लीज एक बार क्या करें, इंश्योर कर ले कि फार्मेसी में किन किन चीजों की नीड है कस्टमर को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ की स्ट्रैटेजीज है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाता है, फार्मेसी के बिजनेस को इम्प्रूव करता है। जैसे कि ट्रैक एक्सपायरेशन डेट, आपके फार्मेसी में कौन कौन सी मेडिसिन रखी है और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो आपको पता होना जरूरी है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो आपको पता होता है। ठीक है। सेकंड इसमें है कंडक्ट रेगुलेशन इन्वेंट्री चेक। उसके बाद नेक्स्ट इसमें यूज ए कंप्यूटराइज सिस्टम। डेफिनेटली सी बात है, कंप्यूटर होना वैसे भी पीसीआई के अकॉर्डिंग भी नेसेसरी है, लेकिन कंप्यूटर होना भी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इतने डेवलप सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि आपको मेडिकल स्टोर में घूम के या फिर एक एक चीजों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर में अपना मेडिसिन का जो स्टॉक है वो आपने सॉफ्टवेयर में लगा रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपके मेडिकल स्टोर में कौन सी दवाई जो है वो एक्सपायर हो रही है, कौन सी खत्म हो रही है। ठीक है। मॉनिटर ट्रेंड्स और वर्क विद सप्लायर्स। तो ये सारे जितने भी की फैक्टर्स है, ये कौन किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बेस्ड होते हैं। और अगर मैं आपको कंक्लूजन एक लाइन में बताऊं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसे टर्म है, वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे जो मेडिकल स्टोर है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन कितना कितना स्टॉक में है। ठीक है। दूसरी बात, ये वेस्ट को बचाता है। ठीक है। वेस्ट होने से सारी चीजों को ये बचाता है, मिनिमाइज करता है वेस्ट को। उसके बाद कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट में भी मैनेज करता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अपना पैसा लगाना है। तो कितना पैसा आपको लगाना है, कितना प्रोडक्ट आपको मंगाना है, ये सारी चीजें किसमें आती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आती है। तो अगर आप ये बोलते हो कि भाई मैं अभी कम स्टॉक मंगाऊंगा और मुझे इतने तक की मेडिसिन मंगानी है, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से ही बात की थी, हमने क्या किया, फार्मेसी ओपन की। ठीक है। ओपन करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन होते थे, जो भी नेसेसरी चीज होती है, वो हमने सब पढ़ा। उसके बाद फिर हमने मेडिसिन मंगवाई, सप्लायर्स चूज किए। अब बात आती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कैसे करनी है। जब भी कोई न्यू बिजनेस ओपन होते हैं तो हम उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में चीजों को रखते हैं। तो हम यहाँ पे मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो हम एक लिमिटेड अमाउंट में मेडिसिन रखेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले से ही आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी है, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरा बजट कितना है और कितने तक मैं मंगाऊं। जबकि नए जो बिजनेस होते हैं उसमें ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगाने की नेसेसरी नहीं होती है। पहले एक बार आप कम कम क्वांटिटी में आप मंगाइए और उसके बाद जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट होता जाए वैसे वैसे आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है इसेंशियल स्किल है। ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए जो क्या करता है, फार्मेसी बिजनेस को सक्सेसफुल रन कराने में हेल्प करता है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है बजट। आपको क्या करना है, एक बजट आपको अपना क्रिएट करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी है। ठीक है। जिसमें आप एक अपना बजट क्रिएट कर लेंगे कि भाई मुझे इतने बजट तक अपनी फार्मेसी में मेडिसिन मंगवानी है। ठीक है। तो उसके बाद फिर फार्मासिस्ट जो है वो ये देखते हैं कि भाई कितना हमारा जो मनी का इनकमिंग हुआ है और कितना आउटगोइंग हुआ है। ठीक है। आउटगोइंग का मतलब कितना आपने सेलर्स को दिया है, जो आपको प्रोडक्ट ला के दे रहे हैं, जो मेडिसिन ला के दिए हैं, और उन मेडिसिन से आपके फार्मेसी में कितना आया है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग आप दोनों देखेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके, मेजर करके, इवोलेट करके फाइनेंशियल गोल आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद कितना आपको प्रोग्रेस हुआ है ये आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप 1 मंथ में कर सकते हैं, आप 1 वीक में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड आता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको अपनी फार्मेसी में कैश के फ्लो को भी मैनेज करके चलना है। जैसे कि आपने कितना
सप्लायर्स को दिया है, कितना आपने एक्सपेंसेस किए हैं, कवर किया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसमें करके चलना है। कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका कैश इनफ्लो कितना था और आउटफ्लो कितना था, आया कितना है और गया कितना है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखना है। तो हम ट्रैक करते रहते हैं कि भाई कितना कैश आया है, ठीक है। तो उसके बाद भी क्या है कि कैश के अगर इसमें क्या होता है कि मेनली फार्मासिस्ट कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैश शॉर्टेज एंड टेक स्टेप टू प्रिवेंट देम। यानी कि फार्मासिस्ट अगर आइडेंटिफाई करता है कि भाई मेरे यहाँ पे कैश की शॉर्टेज है, तो वो वाले स्टेप्स को फॉलो करता है जिससे कि कैश की शॉर्टेज ना हो, क्योंकि उसको सप्लायर्स को भी देने हैं, उसको अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो भी उनको कवर करने हैं। तो आपको कैश का फ्लो भी मैनेज करके चलना है। फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट में नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है यदि आप क्या करते हैं, फार्मेसी बिजनेस को डेवलप करते हैं, तो कॉस्ट कंट्रोल जो है ये वाइटल रोल प्ले करता है। बहुत जरूरी है कि आप हर एक्सपेंसेस को क्या करें, बहुत माइंडफुल तरीके से आप उसको कंट्रोल करके चले, ठीक है। जैसे कि रेंट हो गया, यूटिलिटी हो गई, किस किस टाइप से आपने यूटिलाइज किया है, सप्लाई कॉस्ट हो गई, सप्लायर्स को आपने कैसे हैंडल किया है। तो जैसे अभी बताया कि सप्लायर्स भी पहले आप चूज करते हैं कि सबसे आपको सही अमाउंट किसकी लगती है, सही क्वांटिटी सही अमाउंट किसकी लगती है, तब आप चूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी आते हैं हमारे में, जैसे रेंट हो गया, तो रेंट एक शॉप आपको मिल रही है 10,000 की, एक आपको मिल रही है 7,000 की। तो अगर आपको लगता है कि 7,000 में आपका काम चल जाएगा, तो डेफिनेटली सी बात है दैट इज कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। आप उसको लेके चलिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करके आपने सारा जो पैसा है वो आपने एकदम से लगा दिया, आपको सेव करके चलना है। क्योंकि एकदम से बिजनेस का क्या होता है, एकदम से बिजनेस प्रमोट नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एकदम बिजनेस आपको पैसा नहीं देगा। जैसे आप अगर जॉब करते तो जॉब का क्या है, 1 महीना की आपकी सैलरी आ गई, लेकिन बिजनेस क्या है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका एक्सपेंसेस है वो आपको थोड़ा कम करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इसमें रखनी है। नेक्स्ट इसमें आता है रिवेन्यू मैनेजमेंट, ठीक है। तो फार्मासिस्ट नीड टू मॉनिटर रिवेन्यू क्लोजली टू इंश्योर दैट दे आर अर्निंग इनफ टू कवर एक्सपेंसेस एंड जनरेट ए प्रॉफिट। यानी कि जब आप फार्मेसी ओपन करते हैं तो फार्मासिस्ट क्या करें, रिवेन्यू को क्लोजली मॉनिटर करें, कितना आपने अर्न किया है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और जो आपने अर्न किया है एक्सपेंसेस, उसमें से आप माइनस कर देंगे, जो आपका बचा वो क्या है, एक प्रॉफिट है। तो पहले से आप ये एक बार पहले से दिमाग में रख ले कि भाई अगर इतना होते हैं तो मैं इस टाइप से क्या करता हूँ, एक्सपेंस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को कितना बचा है, तो डेट इज प्रॉफिट। तो ये भी आप कर सकते हैं। दिस रिक्वायर्ड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ प्राइसिंग, बिलिंग, पेमेंट प्रोसेस एज वेल एज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स। यानी कि आपको प्राइसिंग में, बिलिंग में, पेमेंट प्रोसेस में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने जो एक्सपेंस है वो बहुत कम करने हैं। रेवेन्यू आपका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से एक अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कितना कहाँ पे खर्च किया है, क्या है, आपको कितना अर्न हुआ है, कितना आपने एक्सपेंसेस किए पे खर्च किया है, कितना आपने प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। तो ये प्रॉपर एक बैलेंस शीट आपकी जनरेट होगी, इनकम स्टेटमेंट होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, जो आपको क्या बताएगा, एक प्रॉपर रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग आपको बताएगा, चाहे आप साल का निकलवा रहे हैं या फिर चाहे आप 6 महीने का निकलवा रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसमें सारी चीजें आपकी मेंशन होगी, ठीक है। रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलाउ फार्मासिस्ट टू ट्रैक दियर प्रोग्रेस। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, ये क्या करता है, ये आपको बताएगा कि आपको कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना आपको बेनिफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और आगे फ्यूचर में आप किस टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है वो आपका हेल्प करेगा डिसीजन में। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट, वैसे ही हमें क्या है अकाउंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अकाउंट भी क्या है, डेफिनेटली सी बात है, नेसेसरी पार्ट है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। अब क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी के बिजनेस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अकाउंटेंसी जो है, एक तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हुई है, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हुई है या ऑफलाइन हुई है, इसका एक मैनेजिंग रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालाइज करके रखता है। अकाउंटेंसी के बाद ही आपको पता है कि आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना आपको लॉस हुआ है, कितना आपने अर्न किए हैं, कितना आपने इन्वेस्ट किए हैं।
ठीक है, सबसे पहला इसी का ही पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अकाउंटेंसी इन्वॉल्व मैनेजिंग द फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द फार्मेसी इंक्लूडिंग बजट, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जो अकाउंटेंसी है उसी का ही एक पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, बजट सेट करते हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट देखते हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि इसमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है कि क्या क्या चीजें फार्मेसी में नेसेसरी है, क्या हम कंप्लायंस रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, फैसिलिटेट एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर एक रिकॉर्ड करके चलना है, चाहे वो 10 रुपए आए हैं या फिर आपने किसी को 10 रुपए दिए, तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप लॉस एंड बेनिफिट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद टैक्स कंप्लायंस, ठीक है, तो जो फार्मेसी के ऑनर है उनको एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बारे में मतलब पता होना चाहिए, चाहे आप उसके लिए कोई अकाउंटेंट रखते हैं या फिर आप खुद से करते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर डाटा होना चाहिए जिससे कि आप टैक्स के जो रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप टैक्स फुलफिल कर सके, टैक्स की जो लाइबिलिटीज है उनको आप मिनिमाइज कर सके। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब है कि फाइनेंशियल एनालिसिस एक स्टेटमेंट टाइप है जिसमें आपको पता चलता है कि भाई कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, क्या मुझे आगे डिसीजन लेना है अपने फार्मेसी की ग्रोथ के लिए, क्या स्ट्रेटेजीज मुझे अपनानी है। तो यानी कि हम फाइनेंशियल एनालाइज जो है वो लास्ट में करते हैं अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड कीपिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब के बाद हम ये इसको करते हैं। कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको लॉस हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, लास्ट डिसीजन होता है और लास्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डे बुक। अब देखिए, जब भी हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर तरीके का जो रिकॉर्ड है वो रहना जरूरी है। कितना आपने ट्रांजेक्शन लिया है, कितना आपने किया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डे बुक ही है जो हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके चलता है। डे बुक का मतलब है यानी कि एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है उसका सारा कुछ रिकॉर्ड करके आपको रखना है। भले ही आपको डे के लास्ट में करना है, एंड ऑफ द डे करना है, लेकिन आपको ये मेंटेन करके चलना है। यही डे बुक जो है वो आपको 6 महीने का रिकॉर्ड देगी और यही डे बुक जो है वो आपका साल भर का रेवेन्यू देगी। इसी से आप लॉस एंड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक अपना डे बुक बनाइए जिसमें आप दिन भर का जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है या आपने किसी को किया है वो सारी की सारी डिटेल्स इसमें रहेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डे बुक है वो ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करके रखता है, मेंटेन करके रखता है और डे में पर डे रहता है। ठीक है, हर दिन रहेगा ये सारी चीजें मेंशन, आप जितना भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ है। इसमें जो पर्टिकुलर डिटेल्स रहती हैं वो मेडिसिन सोल्ड की रहती है, कितना क्वांटिटी में आपने सोल्ड किया वो रहता है। उसके बाद पर यूनिट प्राइस कितना था ये रहता है। ठीक है, तो यानी कि पूरी जितना भी मनी कलेक्ट हुई है सारी ट्रांजेक्शन से वो आप दिन भर का इसमें लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ डिटेल्स रहती है जैसे कि अगर कोई चीज या कोई प्रोडक्ट जो है वो फार्मेसी के थ्रू भी परचेज हुई है और उसमें क्या है उन्होंने पैसा दिया है तो वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि न्यू स्टॉक आने के लिए आपने कुछ पैसा दिया है, आपने न्यू स्टॉक मंगाया उसके लिए कोई पैसा दिया है, इक्विपमेंट मंगाया है, ठीक है, वो सारी चीजें आप इसमें रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैश बुक। अब नेम से डिफाइन हो रहा है, कैश बुक का मतलब होता है एक ऐसी बुक जिसमें आप अपना सारा कैश ट्रांजेक्शन के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, ए कैश बुक इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो भी आपकी फार्मेसी से गई है या आपकी फार्मेसी से आई है, यानी कि रिसीव का भी आप इसमें डिटेल रखेंगे। ठीक है, इट इंक्लूड डिटेल ऑफ ऑल कैश रिसीव्ड सच एज सेल्स ऑफ मेडिसिन, कितनी मेडिसिन आपकी सेल्स हुई है, उनमें जिन पर्सन ने भी आपको कैश दिया है वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब कोई भी टाइप की कैश पेमेंट, ठीक है, या फिर आपने जो सप्लायर्स को दी है वो कैश पेमेंट, यानी कि आपके मेडिकल स्टोर से आपके फार्मेसी से कितना कैश बाहर गया है और कितना कैश बाहर से आपने रिसीव किया है, तो ये सारा किस में लिखा जाता है, कैश बुक में लिखा जाता है। ठीक है, कैश बुक इज यूजुअली अपडेट डेली, यानी कि आप इसको डेली अपडेट करें तो बहुत अच्छी बात है। एंड इज यूज टू ट्रैक द कैश फ्लो इन एंड आउट ऑफ द फार्मेसी, इससे आप पता लगा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि कितना कैश आपकी फार्मेसी में आया है और कितना कैश
कैश आपके फार्मेसी से गया है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प टू रिकाउंसिल्स द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच डे, वीक एंड मंथ, यानी कि आप इससे पता से चल सकता है कि आपके पास कितना कैश बैलेंस था, पहले कितना था, कितना बाहर गया है और कितना आपके पास बचा है। तो ये आप डे बाय में भी कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे भी कर सकते हो, वीक भी कर सकते हो और मंथ भी कर सकते हो। यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है कैश बुक का जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेट है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का मतलब यानी कि किस पर्पज से आपने दिया है। ठीक है, हर कैश बुक का अपना वीएन नंबर होता है। वीएन नंबर मतलब क्या होता है, वाउचर नंबर। पीआर होता है। ठीक है, पीआर क्या है, पॉजिटिव रेफरेंस है, ये सबका अलग अलग होता है। उसके बाद कितना कैश दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बैंक। अच्छा, यहाँ पे एक पे है आपका रिसिप्ट और एक पे आपका क्रेडिट यानी कि पेमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक का नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद डेट आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, किस डिस्क्रिप्शन में यानी कि किस पर्पज से आपने लिया है या फिर दिया है। उसके बाद वीएन और पीआर एंड कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे क्या है, ये कैश बुक का एक फॉर्मेट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नया टॉपिक है ये। सबसे पहले हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसका फार्मेसी में क्या पर्पज है, किस वर्क फ्लो से वो काम करता है, सॉफ्टवेयर हमारे लिए फार्मेसी के लिए क्यों जरूरी है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर जो है वो हर फील्ड में आ रहा है, चाहे आप कोई से भी फील्ड की बात ले लीजिए, इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल तक, सब में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत एक्यूरेसी से काम करता है एज कम्पेयर टू मैनुअली। तो सॉफ्टवेयर का जो हमारा यूजेज है वो फार्मेसी में भी किया जाता है। तो जैसे कि हमारा क्या हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी बात की थी कि सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो बता देते हैं भी कि भाई आपके मेडिकल स्टोर में कितनी मेडिसिन अभी पड़ी हुई है, कितनी बाहर सेल्स हुई है, कितना बची है, क्या एक्सपायरी डेट है, कौन सी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर बता देता है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग में भी यूज किया जाता है, पेशेंट डाटा मैनेज करने के लिए भी यूज किया जाता है, बिल के लिए भी यूज किया जाता है, यानी कि ये भी हमारे क्या है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉफ्टवेयर। ठीक है, फार्मेसी के फील्ड में। उसके बाद दीज सॉफ्टवेयर सिस्टम आर इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो एंड इम्प्रूव द इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ फार्मेसी ऑपरेशन। जैसे मैंने कि आपको बताया कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो इनका क्या है, ये कभी थकते नहीं है, इन पे कोई वर्कलोड नहीं होता है, बिल्कुल आपको एक्यूरेसी में आपको वर्क देते हैं, क्योंकि मैनुअली क्या है, मैनुअली गलती हो सकती है, डाटा को फिल करने में गलती हो सकती है या फिर आप भूल सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर अपना काम बहुत एक्यूरेसी से करते हैं, तो इसके पास कोई इतना बड़ा वर्कलोड नहीं होता है, ये अपना काम प्रॉपर टाइम से आपको करके देता है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को चलाना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की फीचर्स है फार्मेसी में, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं और फार्मेसी को इजीली तरीके से रन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर का जो यूज होता है वो सबसे पहला आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग में आप कर सकते हैं, पेशेंट डाटा मैनेजमेंट में कर सकते हैं, बिलिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट में कर सकते हैं। यानी कि ये वो मैनेजमेंट है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब देखिए, अगर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट समझ आ गया होगा तो आपको सॉफ्टवेयर का जो रोल है वो भी समझ आ गया होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि जब हम अपनी चीजों को मैनेज करके रखते हैं, आपके मेडिकल स्टोर में कितनी मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन कहाँ पे रखी है, कौन सी मेडिसिन आपकी बिकी है, सेल हुई है, ठीक है, कौन सी मेडिसिन अभी एक्सपायर होने वाली है। तो ये सारी चीजें मैनुअली एक जगह मैनुअली रखना, ठीक है, अपने दिमाग में रखना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है कि हम एक डाटा बनाते हैं, सिस्टम में अपना अपडेट करते हैं और उससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो सॉफ्टवेयर करता है वो ये है कि एक तो ये फार्मासिस्ट की हेल्प करता है, किसको, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, जिसमें क्या होता है, ये क्या करता है, ड्रग के मूवमेंट को ट्रैक करने में हेल्प करता है, यानी कि कितनी मेडिसिन इन हुई है, फार्मेसी में आई है, कितनी मेडिसिन फार्मेसी से बाहर गई है, सेल हुई है। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है आपका मूवमेंट ऑफ ड्रग में। तो आपको बारी बारी देखने की जरूरत नहीं है कि अच्छा भाई 4 पीस बचे हैं, 4 सिरप की बोतल बची है,
एक चली गई, फिर 3 बची हैं, फिर 1 चली गई, 2 बची हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे सिस्टम पे अपना डालोगे, जोन सी भी आपको मेडिसिन के बारे में जानना है, वो सारा का सारा ट्रैक वहाँ पे हो जाएगा। से नेक्स्ट इसमें ये भी आता है कि ये एक्सपायरी डेट को, जैसे अभी मैंने बताया कि ये एक्सपायरी डेट को भी ट्रैक करता है, क्योंकि बारी-बारी से हर मेडिसिन की एक्सपायरी डेट देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये मेडिकेशन के स्टॉक को भी प्रॉपरली मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकंड इसमें आता है प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग। अब प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो भी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन देना, तो ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के बाद वो उसको स्टोर रखते हैं, सेव रखते हैं। उसके बाद पेशेंट्स को वेरीफाई करना, पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन है, उसको वेरीफाई करना। ठीक है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को क्या करना, फार्मेसी के थ्रू फिल करना। तो यानी कि अगर आप एक डाटा फिल कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो डाटा परमानेंटली वहां पे रहता है। उसके बाद पेशेंट डाटा मैनेजमेंट, जो मैं अभी बोल रही हूँ, पेशेंट डाटा मैनेजमेंट यानी कि अगर आप पेशेंट की जो भी फिजिकल हिस्ट्री है, अगर आप उसको फुलफिल कर देते तो वो आपके पास रहता है, बार बार आपको पेशेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेडिकल हिस्ट्री हो गया, एलर्जी हो गया, ठीक है, कौन सी करंट मेडिकेशंस अभी वो ले रहा है, ये सारी चीजें उसमें स्टोर रहती है, आपको बार बार पेशेंट को परेशान करने की जरूरत नहीं है। दिस हेल्प फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग इंट्रेक्शन एंड प्रोवाइड मोर पर्सनलाइज्ड केयर। तो यानी कि इसमें मेनली होता है, एक तो पेशेंट्स को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है, दूसरी बात आपको पता है कि वो पहले कौन सी दवाई ले रहा है, तो आप उसे उसी टाइप की दवाई आज के टाइम में दोगे जिससे कि उसको ड्रग इंट्रेक्शन ना हो। तो उसके बाद बिलिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, तो जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बिल को और इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस को भी हमें मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कवरेज हो गया, प्रोसेसिंग क्लेम हो गया। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस है जो हम सॉफ्टवेयर से बहुत इजी तरीके से हम यूज कर सकते हैं और इजी तरीके से इनको फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब जो ये CRM है, यानी कि नेम से डिफाइन हो रहा है हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशन को मैनेज करके रखना है। आप कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे उनसे कांटेक्ट करते हैं, आप कैसे उन्हें ऐसी इस टाइप की आप डील करते हैं कि भाई वो और किसी के पास जाए ना, वो आप ही के पास आए। तो ये क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। अब कंटिन्यू बाइफोनिक बात करना दैट इज नॉट पॉसिबल, या फिर आप रोज रोज किसी से अगर मिल के आते हो तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी कुछ पॉलिसीज है जो आपको बना के रखनी है, तो उससे डेफिनेटली कस्टमर आपके पास ही आएगा। तो यहाँ पे हमें बात करनी है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये बिजनेस में हेल्प करता है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और उसमें क्या करता है, कैसे ये हेल्प करता है, ये कस्टमर से इंटरेक्ट करके और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करके ये हेल्प करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप उसे फुलफिल सेटिस्फाइड करते हो, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही आएगा, जिससे आपका बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होगा। तो ये भी क्या है, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कस्टमर से कंटिन्यू इंटरेक्शन में रहता है। ठीक है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में जो हम क्या बोल रहे हैं, CRM सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, ये क्या करता है, कस्टमर के ऑर्डर को ट्रैक करता है। ठीक है, प्रेफरेंस देता है, हिस्ट्री बताता है, और जो भी कस्टमर का फीडबैक है या कंप्लेन है उनको भी ये ट्रैक करता है। जैसे आप भी आजकल अगर ऑनलाइन मेडिसिन आप मंगाते हैं तो उनमें नीचे कस्टमर के फीडबैक रहते हैं, तो आप डेफिनेटली सी बात है, फीडबैक देख के ही आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो कि भाई इसका फीडबैक अच्छा है, तो लोगों ने रिव्यू अच्छा दिया है तो हम इसे ही मंगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो इसमें आपको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है या किसी से बार बार कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मेल कर सकते हो, उसके बाद आप उसके ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम किस चीज को सर्च कर रहे हैं, अगर हम अपने फोन पे कोई भी किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के बारे में अगर हम सर्च करते हैं तो फिर वही सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये क्या है, एक ट्रैकिंग मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है CRM सॉफ्टवेयर कैन आल्सो हेल्प फार्मासिस्ट इंप्रूव कम्युनिकेशन विद दियर कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग टूल फॉर ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेटेड मैसेजिंग एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूल। तो जो ये CRM सॉफ्टवेयर होता है, ये फार्मेसी को फार्मासिस्ट को, यानी कि जो फार्मेसी में काम कर रहा है वहां से कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन को भी
इम्प्रूव करता है, यानी कि लगातार कम्युनिकेशन बना रहता है, कभी मेल के थ्रू बना रहता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा कि आपके फोन पे भी ऑटोमेटेड मैसेज आ जाते हैं जो सारे, जैसे सपोज करो आपके पास अगर 70 कस्टमर हैं तो आप क्या डालेंगे, एक मैसेज आप उनको बना के डालेंगे, ठीक है। चाहे वो कोई विश मूवमेंट का हो, भाई त्योहार फेस्टिवल्स का हो, या फिर कोई आपका कोटेशन हो, या फिर आप अपनी कोई पॉलिसी अगर उन्हें बताना चाहते हैं तो वो सारा का सारा सारे कस्टमर्स पे जाता है, तो डेट इज ऑटोमेटेड मैसेजिंग। उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल, यानी कि आप कोई अगर अपॉइंटमेंट शेड्यूल आप बताना चाहते हैं तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनी फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ऑफर CRM features as part of their package, making it easy for pharmacists to adopt this technology। यानी कि इसमें ये है कि अगर आप ये CRM जैसे सॉफ्टवेयर अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आप फार्मेसी में डेफिनेटली सी बात है फार्मेसी ऑपरेशन में ये हेल्प करते हैं, तो आप इनका पैकेज ले सकते हैं, मंथली ईयरली पैकेज ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को इजी तरीके से। उसमें आपको क्या है, कुछ पे करना होता है, कुछ अनपेड भी होते हैं, तो डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए गए हैं जो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। प्राइम RX है और QS/फर्स्ट है। तो ये क्या है, ये वही सॉफ्टवेयर्स है जो आपके कस्टमर के साथ रिलेशन को बना के रखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इतना बिजी शेड्यूल में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि भाई वो हर कस्टमर के हाल चाल पूछे। तो क्या करता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर से उनको कम्युनिकेशन को बना के रखता है। जैसे आपने अगर फार्मेसी ओपन की है और आप बहुत सही रेट में अगर आप मेडिसिन देते हैं तो आप बता सकते हैं, या फिर आपने कोई ऑफर निकाला है तो आप उसके बारे में सारे कस्टमर को बता सकते हैं। तो आपको बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है, आप इस टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ऑडिट इन फार्मेसी। अब ऑडिट होना भी बहुत जरूरी है। आपने अगर अपना फार्मेसी ओपन किया है, ठीक है, या आगे करने वाले हैं, तो आपके यहाँ पे भी ऑडिट इंस्पेक्शन होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि आप अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर ऑडिट ना होती तो फिर तो कोई भी आके फार्मेसी ओपन कर लेता, चाहे वो कोई नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से है या फिर कोई भी किसी को मेडिसिन दे रहा है, ठीक है, उसके बाद किसी भी रेट से दे देता। तो इसीलिए ऑडिट जरूरी है, जिसमें जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो आते हैं ऑडिट करने और देखते हैं कि भाई जो फार्मेसीज खुली हैं उन पे जो फार्मासिस्ट हैं, पहली बात तो वो रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट हैं या नहीं है। उसके बाद उनके जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है, उनका जो हैंडलिंग है, उनकी जो डिस्पेंसिंग है वो सेफ है या नहीं। तो ये भी क्या है, कॉमन हेल्थ को ध्यान में रख के, जो कॉमन पीपल है उनको ध्यान में रख के, उनकी हेल्थ को ध्यान में रख के ये सारी प्रोसीजर किया गया है, ठीक है। तो फार्मेसी बन गई, फार्मेसी में मेडिसिन आ गई, ठीक है। मेडिसिन आने के बाद वो अपना डाटा प्रॉपर रखने लग गया, तो उस प्रॉपर डाटा भी इसलिए रखा जाता है कि भाई अगर कल को ऑडिट भी होती है तो उसमें भी हमारा हेल्प करेगा। उसके बाद फिर ऑडिट होती है जिसमें आपसे देखा जाता है कि आप अपना प्रॉपर डाटा मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेशेंट्स को किस टाइप से मेडिसिन दे रहे हैं, ऐसे ही किसी को कोई मेडिसिन तो उठा के नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपने अपने मेडिकल स्टोर में वही मेडिसिन रखी है जो आपके रजिस्ट्रेशन में है, ठीक है। ऐसा तो नहीं निकोटिनिक रख लिया, नारकोटिक रख लिया या कोई अदर सब्सटेंस रख लिया। तो ये इस टाइप की कुछ ऑडिट होती है। तो ऑडिट जो है वो फार्मेसीज का इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इसी में ही इंश्योर किया जाता है कि भाई जो मेडिकेशंस आप दे रहे हैं या मेडिकेशन के जो हैंडल कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, वो सेफली और एक्यूरेटली कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो ऑडिट होता है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि भाई उनकी प्रोसेस क्या है, फार्मेसी की क्या प्रोसेस रहती है, पॉलिसीज क्या है, ठीक है, प्रोसीजर्स क्या रहता है, ठीक है, जो पेशेंट्स की केयर में वो क्वालिटी है या नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई पेशेंट्स की केयर आप उनको अनब्रांडेड ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, उनको नकली आप दवाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऑडिट में देखी जाती है, पेशेंट्स की केयर करने के लिए उसकी क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, द पर्पज ऑफ द ऑडिट इज टू आइडेंटिफाई एनी इश्यू दैट मे नीड टू बी addressed to ensure that the pharmacy is providing safe and effective medication therapy। यानी कि ऑडिट का पर्पस सिर्फ यही होता है कि आप जो पेशेंट्स को डिस्पेंस कर रहे हैं, आप जो पेशेंट्स को मेडिसिन दे रहे हैं वो सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि मार्केट में नकली दवाई भी आती है, तो ऐसा तो नहीं कि आप भाई कोई नकली दवाई दे रहे हैं क्योंकि आगे टाइम पे फिर उस पेशेंट्स को ही क्या होगा, उसकी हेल्थ के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखे जाती है, जिसमें से यहाँ पे कुछ इश्यूज इंक्लूड किए गए हैं, जैसे एरर इन प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग, यानी कि कोई प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग में आप कोई एरर तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास डाटा है, मेडिकल रिकॉर्ड है या नहीं है, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट मेडिकेशन रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम विद मेडिकेशन स्टोरेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपने दिखा चार रखी है लेकिन आपके मेडिकल स्टोर में रखी 3 ही है,
तो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इन एडुकेट ट्रेनिंग और सुपरविजन ऑफ फार्मेसी स्टाफ, यानी कि आपने कोई ऐसा स्टाफ तो नहीं रखा हुआ है कि जो नॉन फार्मेसी से या फिर जो ट्रेनिंग ही नहीं है, ट्रेन ही नहीं है, ठीक है, जिसको कुछ पता नहीं है, बस आपने आपने बोला उसने उठा के दे दी मेडिसिन। तो इस टाइप के कुछ इश्यूज देखे जाते हैं ऑडिट के थ्रू। नेक्स्ट इसमें आता है एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। एसओपी आपने पहले भी पढ़ा होगा एचसीपी में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोला जाता है। ठीक है, जब भी कोई फार्मेसी आप ओपन करते हैं या फिर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे काम करने के लिए हर एक चीज के लिए प्रोसीजर होते हैं। जैसे अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो एक प्रोसीजर आपको दिया जाता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रैक्टिकल करना होता है। ऐसे ही आपका क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो एसओपी फार्मेसी की ही बात करेंगे, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं उनमें भी एसओपीज होती है, जो मशीन्स आप यूज करते हैं उनकी भी एसओपीज होती है, जो पैकिंग होती है, हैंडलिंग होती है, उनकी भी एक अपनी एसओपी होती है। तो उसमें लिखा रहता है, उसमें प्रोसीजर लिखा रहता है कि आपको किस टाइप से काम करना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो फार्मेसी को मैनेज करने के लिए भी एक एसओपी होते हैं। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स हैं, इनकी भी बात करेंगे, एक बार देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलोड बाय फार्मेसी स्टाफ। यानी कि ये क्या होता है, एसओपीज जो होता है एक गाइडलाइंस होती है, एक प्रोसीजर्स होता है जो सभी फार्मेसी स्टाफ को फॉलो करना होता है। ये क्यों करना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। यानी कि इससे पता चलता है, इससे इंश्योर हो जाता है सेफ्टी के लिए और इफेक्टिव डिलीवरी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ये सारी चीजें नहीं होती है, 100% होती है। या फिर आप सपोज करो आप अगर अपना बिजनेस ओपन करते हैं तो आप उसको चलाने के लिए क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप बनाते हैं, तो वही क्या है आपका एसओपीज है। क्योंकि हम यहाँ पे फार्मेसी की बात करें तो डेफिनेटली हम यहाँ पे फार्मेसी की ही बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो एसओपीज होते हैं उसमें क्या रहता है, एसओपी शुड बी डेवलप्ड इन कंप्लायंस विद लोकल रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस एंड रिव्यू रेगुलरली टू इंश्योर इट्स कंटिन्यू रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। यानी कि अगर आप एक बार कोई भी एसओपीज बना देते हैं, ठीक है, तो आपका काम है कि उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलरली आप उसको रिव्यू करें और इंश्योर करें कि प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आज आपने कर लिया कल आपको नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं जो आपको रेगुलरली ही फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और कल आपने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स हैं जैसे कि फार्मेसी स्टाफिंग। ठीक है, फार्मेसी का जो आप स्टाफ रखते हैं वो आप एक बार इंश्योर कर लें कि उनको प्रॉपर तरीके से एसओपीज के बारे में पता है या नहीं। अगर नहीं पता है तो आपका काम है उनको बताना। ठीक है, सेकंड इसमें आता है मेडिकेशन प्रोक्योरमेंट। अब एसओपीज मेडिकेशन प्रोक्योरमेंट के लिए क्या होंगे, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना। तो जब आप मेडिसिन परचेज करेंगे तब आपने क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशन स्टोरेज के लिए क्या एसओपीज बनी है। ठीक है, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग के लिए क्या एसओपीज बनी है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या एसओपीज बनी है, मेडिकेशन एरर के लिए क्या एसओपीज बनी है कि भाई अगर एरर हो जाते तो फिर किस टाइप से उसको सॉल्व करना है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या एसओपीज है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या एसओपीज है, स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए क्या एसओपीज है, यानी कि किस टाइप से आपको स्टाफ को ट्रेनिंग करानी है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों के लिए क्या है एसओपीज बनाई जाती है। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करूं तो वहां पे भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्यूए होता है, क्यूसी होता है, प्रोडक्शन होता है, जितनी भी मशीन्स होती है सबकी अपनी एक एसओपीज रहती है कि आपको इस टाइप से ये हैंडल करना है। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ। अब डिजिटल का मतलब आपको पता होगा क्योंकि आज के टाइम में सारी चीजें डिजिटल है, पैसे निकालने से लेके पैसे आप अगर किसी शॉप पे देने जाते हैं तो सारी चीजें आज के टाइम में डिजिटल है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहे हैं तो यानी कि जो हेल्थ से रिगार्डिंग डिजिटल एप्स हैं, डिजिटल मोबाइल्स में जो एप्स हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो ये जो डिजिटल हेल्थ है ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, प्लेटफॉर्म है जो हम हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारे ऐप ऐसे आते हैं जिसमें हमारा क्या है, हम अपने बीमारी के बारे में बता के अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अपने जो भी वो चीजें पूछते हैं जैसे स्किन रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं डिजिटल हेल्थ। तो ये क्या है, ये हेल्थ केयर डिलीवरी को इनहांस करता है, पेशेंट केयर को इनहांस करता है, पब्लिक हेल्थ को इनहांस करता है। यानी कि
डिजिटल हेल्थ जो है वो हमारा क्या करता है, मैनुअली से ज्यादा काम करता है। ठीक है, घर बैठे आपकी दवाई आ जाती है। आप अगर स्किन के बारे में अपने पूछना चाहते हो, फेस के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो सिर्फ आपको फेस स्कैन करना है, डॉक्टर के पास चला जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। उसके बाद वो जो भी मेडिसिन होगा आपके अकॉर्डिंग वो आपके घर भेज देगा। तो ये क्या है, सारी चीजें डिजिटल है। ठीक है, इसमें डिजिटल में क्या होता है, लर्निंग हेल्थ सिस्टम इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम रिकॉर्डर इंक्लूड होता है, जो क्या करते हैं, सारी की सारी बहुत सारी टाइप्स की डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेली हेल्थ जिसमें आप बाईफोनिक टेलीफोनिक आप पूछ सकते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। टेली मेडिसिन, ऑनलाइन टेलीफोनिक आपने ऑनलाइन ऑर्डर की और उसके बाद आपकी मेडिसिन जो है वो घर बैठे आ गई। ठीक है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई जो ह्यूमन से भी ज्यादा फास्ट चलता है, जैसे ठीक है, इसमें बिग डाटा यानी कि काफी डाटा इसमें प्रोसीड रहते हैं। तो ये सारा किस में आता है, आपका डिजिटल हेल्थ में आता है। अगर डिजिटल हेल्थ ना होता तो आपको गूगल पे जो ये रिसर्च, सर्वे, ठीक है, रिव्यू, ये सारी चीजें आपको ना मिलती। किसी मेडिसिन के बारे में आप सर्च करने लग जाते तो आज के टाइम में पूरा डाटा आ जाता है। तो ये किस लिए, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल हेल्थ का यूज किया गया है। उसके बाद कोविड-19 के टाइम पे भी हमने डिजिटल हेल्थ यूज किया था। ठीक है, जिसमें हमने ऐप डाउनलोड की थी। ऐप के थ्रू हम जो भी वायरस होता था उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे कि भाई कितने नियर बाई है। कुछ ऐसी ऐप भी थी जिसमें ये देखा जाता है कि वायरस हमारे कितने नियर बाई है। तो ये कोविड-19 में भी सबसे ज्यादा यूज किया है। डिजिटल की वजह से ही हमने ये सारी चीजें से थोड़ा सा बच पाए हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन था जिसका यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है। ठीक है, तो मैंने यानी कि डिजिटल हेल्थ जो एक ऐसा पर्टिकुलर सोर्स है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को इजी टाइम पे, और बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं है कि भाई पूरा टाइम लेगा, लेकिन इंसान से ज्यादा जल्दी काम करता है। इसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, एरर के कोई चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है एम हेल्थ और ऑनलाइन फार्मेसी। एम हेल्थ का मतलब है मोबाइल हेल्थ। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई अलार्म अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग है, या फिर जो आपका अदर डॉक्टर से रिलेट है। तो आपको वहां पे सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बताना है और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, तो ये जो मोबाइल हेल्थ है ये यूज होता है, मोबाइल डिवाइस हो गया। ठीक है, जैसे कि स्मार्टफोन आप यूज कर सकते हैं, टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो एम हेल्थ है, मोबाइल हेल्थ है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज को सपोर्ट करता है और हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है ये लास्ट में देखेंगे। सिर्फ उसके से पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन फार्मेसीज की। तो ऑनलाइन फार्मेसीज ये एक टाइप का ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे आप ऑनलाइन कोई किसी भी फार्मेसी से आप ऑनलाइन मेडिसिन मंगा सकते हैं, और वो जो डिलीवर करेगा वो आपका घर के बाहर करेगा, यानी कि होम डिलीवरी होगी। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन देखा कि आपकी ये मेडिसिन मिल सकती है या नहीं, और आपको अगर लगता है कि मिल गई है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, डिलीवरी आपके घर पे होगी। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि डेफिनेटली सी बात है, ऑनलाइन फार्मेसी से तो ऑनलाइन अगर कोई भी नेटवर्क यूज हो रहा है तो डेफिनेटली बात है, अगर हमें घर बैठे मेडिसिन मिल रही है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपको घर पे बैठ के डिलीवरी हो रही है और आपको टाइम पे आपका डिलीवर हो रहा है तो वो डेफिनेटली बेनिफिट है। ठीक है, तो इसमें जो एम हेल्थ है और ऑनलाइन फार्मेसीज है, ये क्या करता है, हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं जो लोग डायरेक्टली फिजिकल नहीं जा सकते हैं फार्मेसी पे या फार्मासिस्ट के पास। ठीक है, या फिर कुछ अदर उनको इश्यूज हैं। तो अगर कोई इस टाइप का पीपल है, इस टाइप के लोग हैं जो इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनके लिए बेनिफिट है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जिनको मोबिलिटी इश्यूज रहते हैं। ठीक है, जो क्या है, फिजिकली यानी कि फिजिकली का मतलब है कि वो जाके फार्मेसी को विजिट नहीं कर सकते हैं। भाई इतना हो सकता है कि एक कंडीशन उनके पास ना हो कि भाई वो विजिट करें या चल पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें बेनिफिशियल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है इम्प्रूव हेल्थ आउटकम, यानी कि आउटकम इसका इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, हमारा आउटकम जो है वो हेल्थ आउटकम जो है वो इम्प्रूव है, बढ़ा हुआ है, अच्छा है। ठीक है, गुड है।
तो इसमें मेनली होता क्या है कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है जो फिजिकली फार्मेसी पे विजिट नहीं कर सकते। तो ये क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फार्मेसीज या एम हेल्थ के थ्रू ये ऑर्डर कर सकते हैं मेडिकेशंस को, जो उनके घर के बाहर ही देके जाएगा। तो इसमें भी क्या है, कंफर्ट फील होता है। ठीक है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना घर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करना है, मेडिसिन आपके घर के बाहर आएगी। नेक्स्ट लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज कम्युनिटी फार्मेसी, कैसे आप कम्युनिटी फार्मेसी को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इनलिस्ट लीगल रिक्वायरमेंट फॉर सेटअप ए फार्मेसी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इन्वेंट्री कंट्रोल इन डिटेल। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फॉर कम्युनिटी फार्मेसी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डे बुक एंड कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन डिजिटल हेल्थ और एम हेल्थ इन डिटेल। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज ऑनलाइन फार्मेसी। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस की हम ऑलरेडी बात इस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। पहले आप वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.